हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे +2 क्लास के 7th चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। 7th चैप्टर का नाम है त्रित्रिक और चतुर्थ क्रियाकलाप, टर्सरी एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। इसमें पढ़ेंगे हम परिवहन दूरी को मापने के 3 तरीके कौन से हैं। परिवहन की दूरी को किन किन तरीकों से मापा जा सकता है। परिवहन क्या है? परिवहन एक सेवा है जिसमें व्यक्तियों, कच्चे पदार्थों और निर्मित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण, यहाँ तक कि उपभोग परिवहन के साधनों के बिना संभव नहीं है, परिवहन के बिना संभव नहीं है। इसको मापने के कई तरीके हैं, 3 तरीके हैं मुख्यतः। पहला है किलोमीटर दूरी, प्रारंभिक स्थान से और गंतव्य स्थान तक किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, जो ऊपर दिया गया है, व्यक्ति, कच्चे पदार्थ या निर्मित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं उद्गम स्थल, और जहाँ पहुँचना होता है गंतव्य स्थल। उद्गम स्थल से गंतव्य स्थल तक किलोमीटर में दूरी कितनी है, इस दूरी को क्या कहा जाता है? किलोमीटर दूरी कहा जाता है। जैसे उदाहरण लें, नरवाना से जो जींद है वो 36 किलोमीटर की दूरी पर है, ये किलोमीटर दूरी होगी। दूसरा है परिवहन दूरी, समय दूरी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, या यूं कहें कि उद्गम स्थल से गंतव्य स्थल की टाइम लगने की दूरी कितनी है, टाइम कितना लगेगा। और ये अलग अलग साधनों के द्वारा ये जो टाइम लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे आप बाइक से जाएं तो अलग टाइम लगेगा, सार्वजनिक साधन से जाएं, बसों से जाएं तो अलग लगेगा, रेलवे का यूज़ करें तो अलग लगेगा। तो अलग अलग साधनों के प्रयोग से ये जो दूरी है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तीसरा है लागत दूरी। चाहे व्यक्ति हो, कच्चा माल हो या निर्मित माल हो, एक स्थान से, उद्गम स्थल से गंतव्य स्थल तक पहुंचने में खर्च कितना आया है, इसको कहा जाता है लागत दूरी। किसी यात्रा में परिवहन के किन साधनों को चुना जाएगा, ये किस बात पर निर्भर करता है, इसका निर्धारण कौन करता है? समय कितना लगेगा अथवा दूरी, लागत के संदर्भ में दूरी कितनी है, यानी कि लागत दूरी कितनी है, समय कितना लगेगा और खर्च कितना आता है। इन दोनों के आधार पर तय किया जाता है कि परिवहन के कौन से साधन का प्रयोग किया जाए। जैसे कुरुक्षेत्र अगर जाना है नरवाना से, तो ट्रेन में किराया बहुत कम लगता है, 25 रुपये लगती है। अगर बसेस से जाया जाए तो लगभग 80 रुपये के, लगभग 80-90 रुपये लग जाएंगे। तो दूरी तो एक जैसी होगी नरवाना से, लेकिन परिवहन का साधन कौन सा चुना जाए, तो किस बात पर निर्भर करता है? समय अथवा लागत के संदर्भ में दूरी कितनी है। और समय भी लगभग एक जैसा ही लगता है, बस में थोड़ा ज़्यादा बेसिक लग जाए, क्योंकि कुरुक्षेत्र जाने के लिए कैपिटल से बस चेंज करनी पड़ती है और वो सर्विस बहुत कम है। जाल तंत्र क्या है, नेटवर्क क्या है? किसी भी क्षेत्र का नेटवर्क कितना विकसित है। कोई राष्ट्र विकसित है तो वहाँ पर जाल तंत्र ज़्यादा विकसित हो सकता है। जाल तंत्र 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, वहाँ पर नोड्स कितने हैं और वो आपस में जुड़े हुए कितने हैं, यानी कि उनके बीच में योजक कितने हैं। एक अच्छे विकास तंत्र, जाल तंत्र में नोडों की संख्या ज़्यादा और वो जुड़े हुए ज़्यादा होते हैं, योजकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। नोड क्या होते हैं? 2 अथवा अधिक मार्गों का मिलन स्थल नोड कहलाता है, जहाँ पर 2 या अधिक स्थान आपस में आकर मिलते हों। या एक उद्गम बिंदु या गंतव्य स्थल भी नोड होता है। जैसे ये उद्गम स्थल है सिटी ए, यहाँ पर हमें जाना है गंतव्य स्थल, ये भी क्या है? दोनों नोड हैं। बीच में कोई बड़ा शहर कस्बा पड़ता है तो वो भी नोड है। यहाँ से हो सकता है एक रूट इधर जाता हो, एक रूट इधर जाता हो, तो ये भी दूसरे क्षेत्रों में जहाँ जाएगा, स्थानों पे, शहरों में, कस्बों में, वो भी क्या होंगे? नोड होंगे। फिर है योजक क्या है? 2 योजकों नहीं, 2 नोडों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको योजक कहा जाता है। जैसे ये एक नोड था, एक ये नोड ये था, इन दोनों को जोड़ने वाली जो सड़क है ये योजक है। बी सिटी को सी सिटी से जोड़ने वाली जो सड़क है ये योजक है। यानी कि नोडों को जोड़ने वाली
जो सड़क है उसको योजक कहा जाता है। तो इस प्रकार किसी क्षेत्र में जो नोड हैं वो आपस में कितने योजकों से जुड़े हुए हैं, जो क्षेत्र हैं वो आपस में कितने जुड़े हों, वो बात निर्भर करती है वहाँ के जाल तंत्र पर, नेटवर्क पर। नेटवर्क जितना ज़्यादा विकसित होगा वहाँ के एरियाज या जो नगर हैं, शहर हैं, गांव हैं, वो ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे परिवहन के द्वारा। एक प्रश्न आता है 2 या 3 नंबर में, 2 नंबर में या कम्पिटेटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि आइसोक्रोन क्या है, समकाल रेखाएं क्या है। किसी मानचित्र पर बने वो रेखाएं जो एक क्षेत्र से समान दूरी पर पहुंचने में समान समय जहां पर लगता हो, उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको समकाल रेखा कहा जाता है, आइसोक्रोन कहा जाता है। यह लिखा गया है, मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल रेखाएं कहा जाता है। और ऐसे मानचित्रों को जिस पर समकाल रेखाएं बनाई जाती हैं उन मानचित्रों को समकाल मानचित्र कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है चैप्टर से, असंगठित क्षेत्र क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है। बिना किसी औपचारिक माध्यम के नौकरियां पाना और करना असंगठित क्षेत्र है, अनौपचारिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें रोजगार निश्चित नहीं होता। औपचारिक क्षेत्र में सेवा शर्तें इसमें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होती। काम का वेतन कम दिया जाता है, ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है, काम करने के घंटे तय भी नहीं होते। जैसे रेहड़ी वाला है, आप किसी कपड़े की दुकान पे काम करते हो या किसी और की दुकानों पे काम करते हो, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है। काम के घंटे इसमें तय नहीं है। मालिक आपको जितनी मर्जी सुबह बुलाए और शाम को छोड़ दे, उसकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी चलाओगे तो आपकी छुट्टी कर देगा वो। काम के घंटे तय नहीं है, सेवा शर्तें स्पष्ट नहीं है, वेतन कम दिया जाता है, काम ज़्यादा लिया जाता है। और इस क्षेत्र में कोई सरकारी या अर्ध जो संगठन है उसके नियंत्रण में ये क्षेत्र कार्य नहीं करते। जिसका काम होता है, जो मालिक होता है, वही अपने अनुसार लोगों को काम पर रखता है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप मुंबई से ले सकते हो। डिब्बे वाला जो सेवा है, प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोगों को टिफिन सप्लाई करने का वो कार्य करता है। ये भी क्या है तो ये सेवा क्षेत्र का ही भाग, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। 2-2, 3-3 नंबर के कुछ प्रश्न पढ़े, 1-1, 2-2 के, इनको कर लेना, कॉपी में उतार लेना। थैंक यू।